तो कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या हुए, बहुत एकदम स्ट्रेट निकल गए, कुछ पार्टिकल्स क्या हुए, डिफ्लेक्ट हो गए। सेकंड देखिए, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय फॉइल बाय स्मॉल एंगल, कुछ पार्टिकल्स थोड़े थोड़े एंगल्स से डिफ्लेक्ट हुए। तो इसका मतलब क्या है, देखो इधर फिगर में अल्फा पार्टिकल गए और बहुत थोड़े से एंगल से हट गए और थोड़े से एंगल से, मतलब देखो कितना है, थोड़ा सा ही एंगल है, यहाँ गया थोड़े से एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, मतलब वापस आ गए। अगर हिंदी में बोले तो एक तरह से समझो कि वापस आ गए, ठीक है। और तीसरा पॉइंट वो कहता है सरप्राइजिंगली, सरप्राइजिंगली मतलब उसके लिए बहुत आश्चर्यचकित थी, क्योंकि उसने जो एक्सपेक्ट किया था वो नहीं हुआ। सरप्राइजिंगली 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल्स अपीयर टू बी रीबाउंड। तो सरप्राइजिंगली उसने देखा कि 12,000 में से एक पार्टिकल, 12,000 का एक पार्टिकल क्या हो रहा था, पूरी तरीके से वापस आ जा रहा था। तो अब आप वर्ड ध्यान रखिए, पहली बार में उसने क्या बोला था, स्ट्रेट पास हो गया। सेकंड में उसने क्या बोला, स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ, स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट, साइंस वर्ड को याद रखो, स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ। और थर्ड में क्या हुआ, हाँ, एक पूरा 1 आउट ऑफ 12,000, ठीक है, 1 आउट ऑफ 12,000 मतलब 12,000 में से एक इकलौता क्या हो गया, पूरी तरह से डिफरेंट, हाँ पूरी तरह से डिफ्लेक्ट हो गया। तो उसको क्या बोला इंग्लिश में, रीबाउंड हो गया, ठीक है। तो अब ये देख रहे हो, बुक है ना सबके पास, देखो बुक में देखो छोटा छोटा जो फिगर दिया हुआ है उसमें दिख रहा होगा कि कुछ लाइनें तो बिल्कुल स्ट्रेट चली गई, कुछ लाइन छोटे एंगलों से डिफ्लेक्ट हो गई और कुछ जैसे गई थी वैसे ही वापस आ गई। तो जो जैसे ही गई उसी रास्ते वापस आ गई, तो वो क्या था, रीबाउंड। क्या हो गई वो, रीबाउंड। समझ में आया, ठीक है। अब पढ़ते हैं, ठीक है, रीबाउंड ये समझ में आ गया सबको, ठीक है। अब इसका जस्ट अपोजिट चलते हैं, 3 पॉइंट। अब इनसे हमें क्या पता चला, ठीक है, अब इनसे हमें क्या पता चला। तो देखो लिखा है कि अगर वो बिल्कुल स्ट्रेट चले गए, इसका मतलब उसमें क्या थी, बहुत ज्यादा स्पेस थी जिसकी वजह से वो स्ट्रेट चले गए। तो पहला पॉइंट कहता है मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, एटम के अंदर बहुत ज्यादा स्पेस क्या है, खाली पड़ी हुई है, जिसकी वजह से जो रेज हैं, अल्फा पार्टिकल्स जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट चले गए। सेकंड कहता है वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ इंडिकेटिंग दैट पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस। कुछ ही चार्ज क्या हुए, डिफ्लेक्ट हुए, वो भी थोड़े से एंगल से। इसका मतलब एटम के अंदर बहुत थोड़ा पॉजिटिव चार्ज होता है। पहले पॉइंट से हमें क्या पता चला, जिसमें बहुत ज्यादा स्पेस था। हाँ, पहला हमें पता चला बहुत ज्यादा स्पेस था, क्यों, क्योंकि वो बिल्कुल स्ट्रेट चले गए। दूसरा क्या पढ़ा था, जो क्या कहते हैं रेज आ रही है वो जो डिफ्लेक्ट हो गई थी, तो डिफ्लेक्ट क्यों हुई वो, क्योंकि उसके अंदर, बोलो, हाँ, थोड़ा सा उसमें क्या था, पॉजिटिव चार्ज था। यानी उसने पता लगाया कि पॉजिटिव चार्ज क्या है, एटम के अंदर बहुत कम है, ठीक है। और तीसरा क्या है, अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री। कुछ क्या है, बिल्कुल 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट हो गए। मतलब देखो इसका मतलब क्या है, रिबाउंड होने का या डिफ्लेक्ट बाय 180 का मतलब है कि ये अल्फा पार्टिकल था, ये यहाँ से यहाँ गया और ये जस्ट जैसे सीधा गया था वैसे ही सीधा वापस आ गया। अब ये छोटे से एंगल से डिफ्लेक्ट नहीं हुआ कि मतलब ऐसे आया और ऐसे चला गया, ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ, जैसे ही आया वैसे ही वापस चला गया। इसका मतलब बीच में कोई हार्ड मटेरियल था, जहां वो टकरा के वापस आ गया, इसका मतलब वहां कोई हार्ड मटेरियल था जिसकी वजह से वो टकरा कर वापस आ गया। तो देखो क्या कहता है, इंडिकेटिंग दैट ऑल पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द गोल्ड एटम वर कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम। इससे हमें पता चलता है कि पॉजिटिव चार्ज और गोल्ड एटम का जो सारा का सारा मास है वो सिर्फ उतनी सी जगह में है, जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा डिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद लास्ट 4 है, देखिए। On the basis of his experiment, Rutherford put forward the nuclear model of an atom which had the following feature. अब उसने इन सबसे समरी क्या निकाली,
ठीक है, ये सब कुछ हुआ। अब समरी क्या निकली? देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम कॉल्ड द न्यूक्लियस। उसने ये निकाला कि बीच में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज एटम होता है। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज सेंटर होता है, जिसको उसने क्या नाम दिया? न्यूक्लियस। नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिजाइड इन द न्यूक्लियस। और ज्यादातर मास इसी पार्ट में होता है। सेकंड पॉइंट, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। तो इससे क्या उसने निचोड़ निकाला कि इलेक्ट्रॉन कैसे घूमते हैं? सर्कुलर पाथ में घूमते रहते हैं। थर्ड उसने निकाला, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। अगर एटम का साइज इतना बड़ा है, अगर साइज एटम का इतना बड़ा है तो न्यूक्लियस बस इतना सा ही है। तो न्यूक्लियस क्या है? बहुत ज्यादा छोटा है। जितना बड़ा एटम है उसके कंपैरिजन में न्यूक्लियस क्या है? बहुत ज्यादा छोटा है। ठीक है, ये सारा था हमारा रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। हम एक बारी मैं इसको रिवाइज करा रही हूँ जिससे कि मैं आपसे पूछ सकूँ। तो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम स्टार्ट होता है कि उसने कि रदरफोर्ड क्या था? एक सेंटेंस था जिसको ये जानना था कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एटम के अंदर क्या होता है। ओके, उसने दो चीजों का चॉइस किया, अल्फा पार्टिकल्स, फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स। इंग्लिश को जो हम बोल रहे हैं उसको याद रखो, मतलब याद करने की कोशिश करो, जिससे कि जब याद अपना स्टेटमेंट याद करोगे, जब साइंस में याद करोगे तो थोड़ा जल्दी याद हो, हेल्प होगी उसमें। तो पहला हमने पढ़ा फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स, सेकंड हमने पढ़ा थिन गोल्ड फॉइल। तो पहला पॉइंट, पहला हमने इसको तीन तीन भागों में पढ़ा। कितने? टोटल 4 भाग थे। तो पहला पार्ट था कि उसने इन्हीं दोनों का चॉइस क्यों किया। तो पहले पॉइंट में उसने बोला था कि उसने अल्फा पार्टिकल्स का चॉइस क्यों किया? क्योंकि वो डबल ही हीलियम आयन थे उसके अंदर और वो बहुत ज्यादा फास्ट मूव कर सकते हैं, इसीलिए उनमें एनर्जी भी क्या है? ज्यादा है। गोल्ड फॉइल का उसने चॉइस क्यों किया? कि वो गोल्ड फॉइल क्या होती है? बहुत थिन होती है, बहुत पतली होती है। तो वो क्या चाहता था कि मैं जितनी कवरिंग बनाऊंगा तो उससे क्या होगा, एक जो गोल्ड फॉइल्स हैं उनसे वो 1000 गुना एक एटम का बना सकता था। ठीक है, फिर हमने सेकंड पार्ट पढ़ा। ये तो हो गया कि हमने, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था कि मुझे गाजर और मूली की सब्जी बनानी है, तो अभी हमने सिर्फ चॉइस किया कि भाई मुझे आज गाजर मूली ही क्यों खाना है। ये पहली बात ये हो गई कि मैंने को गाजर मूली क्यों खाना है। ठीक है, फिर दूसरा हमने स्टेप क्या किया था? हाँ, गाजर मूली के लिए मसाले भी तो चाहिए होंगे, तो मसाले के लिए एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा कि भाई गाजर मूली की सब्जी अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही, है ना। तो एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा उसमें। तो उसने अब क्या किया? एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, गाजर की सब्जी बनानी शुरू करी। तो उसने क्या किया? अल्फा पार्टिकल्स को उन गोल्ड फॉइल से पास कराया। तो कुछ जो थे वो बिल्कुल स्ट्रेट चले गए, सेकंड सम डिफ्लेक्ट हो गए। ठीक है, डिफ्लेक्ट बाय सम है। ठीक है ना, जब सम मतलब कुछ जो थी वो थोड़े थोड़े एंगल से डिफ्लेक्ट हो गई। थर्ड क्या थी? रीबाउंड हो गई। ठीक है, अब हमने सब्जी में एक्सपेरिमेंट कर दिया जो हमने डालना था। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद उसने क्या बोला कि अगर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रही है तो इसका मतलब एटम के अंदर बहुत ज्यादा स्पेस खाली थी, जिसकी वजह से वो बिल्कुल आर पार हो गए। दूसरा क्या था? कुछ एंगल से मुड़ गए, इसका मतलब बीच में पॉजिटिव चार्ज है, जिसकी वजह से वो पार्टिकल्स क्या हो जा रहे हैं? वापस आ जा रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं। थर्ड पॉइंट क्या बोला? न्यूक्लियस उसके अंदर तो पूरा का पूरा रिबाउंड हो जा रहा है। इसका मतलब यानी कि जो रेज हैं वो 180 डिग्री से क्या हो जा रही है? बिल्कुल बैक आ जा रही है। ठीक है, 180 डिग्री के एंगल से ही वो क्या आ जाती है? डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इसका मतलब वहां क्या है? कोई हार्ड चीज है। ठीक है, पूरे एटम का कोई हार्ड मास है जिसके कारण वो टकरा के वापस आ जाता है। अब इन सब की समरी होती है ना, जब हम सब कुछ कर लेते हैं तो उसके बाद उसका एक समरी निकालते हैं। तो रदरफोर्ड ने
असल में क्या बताया ये सब एक्सपेरिमेंट करके कि बीच में जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस क्या होते हैं, बहुत छोटी सी जगह में होते हैं। क्या होते हैं, एटम के कंपैरिजन में बहुत छोटी सी जगह में होते हैं। पूरे इलेक्ट्रॉन का, पूरे एटम का जो मास होता है वो इसी में ही रिजाइड करता है, मतलब इसी में ज्यादा वेटेज होता है। ठीक है, और क्या पढ़ा था हमने, इतने ही पढ़े थे। हाँ, एक चीज रह गई कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हमेशा सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं बोर मॉडल ऑफ एटम। एक बार ये आप सब लोग रीड करोगे, मैं बुक दे दूंगी, उसके बाद आप मुझे सुनाओगे। बोर मॉडल ऑफ एटम, बोर मॉडल ऑफ एटम क्या कहता है। हाँ, उससे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम में ऐसी क्या कमी थी कि फिर बोर मॉडल को हमें अपनाना पड़ा। ऐसा क्या रह गया था, ऐसा क्या प्रूफ नहीं कर पाया वो। ठीक है, ये कौन रीड करेगा, आप बताओ, ये बताओ, तुम रीड करो। पहले याद करो, थोड़ा टाइम दो, ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी है, क्योंकि अगर दिमाग को नहीं पता कि मुझे क्या करना है तो वो नहीं कर पाएगा, है ना। हमें टाइम देना पड़ेगा प्रैक्टिस के लिए। तो याद करो, फिर बिना देख के लिखो, डरो नहीं। डर के थोड़ी कुछ होता है। कल हमने वही पढ़ा ना कि काम तो अपना करते रहना पड़ता है ना, रिजल्ट जो भी आए। अगर सब कुछ प्रैक्टिस करके ले जाओगे तो मार्क्स आएंगे ही आएंगे। खैर, तुमने तो पढ़ा नहीं तब से, पढ़ो। ऐसे आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा, आपको यहाँ पे इंस्पिरेशन मिलती रहेंगी। तो आप हमारे वीडियोस को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और थैंक यू।